Good morning friends. Welcome to today's lecture of chemical reactor utilities. Friends, आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक जो केमिकल रिएक्टर आपने इंडस्ट्री में देखा होगा उससे रिलेटेड कौन कौन सी यूटिलिटीज बेसिकली होती हैं, वो सारी यूटिलिटीज का क्या काम होता है, उन्हें कहाँ पे यूज किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में बेसिकली मैं आपको एक डिटेल्ड नॉलेज आज के लेक्चर में दूंगा. सो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट इफ यू लाइक माई लेक्चर्स देन सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends also. So friends, starting with today's lecture. Friends, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि यूटिलिटी की आखिर रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, आखिर केमिकल इंडस्ट्री में हमें यूटिलिटीज चाहिए क्यों. सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं. मान लीजिए कोई रिएक्टर है, किसी रिएक्टर में आपने एक कंपोनेंट ए डाल दिया, एक कंपोनेंट आपने बी डाल दिया, दो कंपोनेंट्स आपने डाल दिए, लेकिन मान लीजिए कि उस रिएक्शन को आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाना है. सो फ्रेंड्स, हर एक जो रिएक्शन होती है उसके लिए एक डिजायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस होती हैं. सो फ्रेंड्स, दो कंपोनेंट्स आपने डाल तो दिए, लेकिन अब आपको 50 डिग्री टेम्परेचर तो राइज आप कर नहीं पाओगे. फ्रेंड्स दोबारा सुनिएगा, दो रिएक्टेंट्स थे, रॉ मटेरियल्स थे, उनको आपने मिक्स कर दिया, लेकिन आपकी जो रिएक्शन होनी है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होनी है. तो अभी आपके दोनों रिएक्टेंट्स आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हैं, तो आपके उसको टेम्परेचर को राइज करके 50 डिग्री तक लेके जाना है. तो उसके लिए आप जो यूज करोगे सोर्स, वो बेसिकली होता है आपका यूटिलिटी. फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा, आपका जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं या फिर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली एक डिफाइंड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे होती हैं. सो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें वो टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस अचीव करनी होती हैं. उनको अचीव करने के लिए बेसिकली हमें जो जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है हमें यूटिलिटीज की. सो फ्रेंड्स, थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं. हर एक जो प्लांट होता है इट रिक्वायर्स रॉ मटेरियल, उसे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए. इट ऑल्सो रिक्वायर वेरियस अदर सर्विसेज, काफी सारी अदर सर्विसेज की भी जरूरत होती है फॉर स्मूथली कैरिंग आउट अदर प्रोसेसेस. इनको बेसिकली हम बोलते हैं आपका यूटिलिटीज. यूटिलिटी ना तो आपका रिएक्टेंट होता है ना आपका प्रोडक्ट होता है. इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग एडिक्वेट कंडीशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. फ्रेंड्स, यूटिलिटीज जो होती हैं ये बेसिकली हमारे रिएक्शन या फिर हमारे प्रोसेस कंडीशंस को अचीव करने के लिए डिजायर्ड कंडीशंस हमें प्रोवाइड करती हैं. सो फ्रेंड्स, यूटिलिटीज जो होती हैं ये बेसिकली आपका किसी भी रिएक्शन को एक डिजायर्ड कंडीशंस पे पहुंचाने के लिए यूज सपोर्ट फंक्शंस होते हैं. सो फ्रेंड्स, होप आपको यूटिलिटीज की क्या जरूरत होती है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. फ्रेंड्स, एक छोटे से एग्जांपल से आपको और समझाता हूं मैं. मान लीजिए आपको घर में खाना बनाना है, आपने सब्जी काट ली, आपने उसमें मसाला डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, बट अगर आपको सब्जी कुक करनी है तो आपको गैस चाहिए, बिकॉज आपको उसके टेम्परेचर को उठाना पड़ेगा जहां पे आपकी जो सब्जी है वो अच्छे से पकेगी. सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहां पे आपका जो मसाले डाले, आपने जो सब्जी डाली, these all are basically raw materials, बट यहां पे आपकी यूटिलिटी हुई गैस. जो गैस आपने यूज की फॉर रीचिंग द टेम्परेचर जहां पे आपकी जो है वो कुकिंग हुई. सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा बट इजी एग्जांपल जिससे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किया. सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वेरियस यूटिलिटीज जो एसोसिएटेड होती हैं केमिकल रिएक्टर के साथ में. फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली मेरा आता है आपका स्टीम, पावर, कूलिंग वाटर, शील्ड ब्राइन, हॉट वाटर, नाइट्रोजन गैस, एयर एंड हॉट ऑयल. फ्रेंड्स, इन सारी की सारी यूटिलिटीज के बारे में मैं आगे की स्लाइड्स में बेसिकली डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसीलिए मैं यहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीजों की जो आपको दिमाग में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है और उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. फ्रेंड्स, पहली चीज, व्हाई स्टीम इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द रिएक्टर टॉप. कभी भी स्टीम रिएक्टर के बॉटम से नहीं दी जाती है. इसका रीजन क्या रहता है? फ्रेंड याद रखिए, स्टीम जो है उसका नेचर ये रहता है कि वो अपनी एनर्जी कभी भी रिलीज करेगी. स्टीम हमेशा आपकी कंडेंस होती है. तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टीम को रिएक्टर के बॉटम से देंगे तो आपका होगा क्या कि जैसे ही आपकी स्टीम जाएगी वो आपका एनर्जी उसमें रिलीज की और स्टीम आपकी कंडेंस हो गई. तो जैसे ही स्टीम आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो पीछे से आने वाली जो स्टीम है, बिकॉज जैकेट में आपका पानी भर गया, तो वो आपके स्टीम को आने का पाथ ही नहीं देगी कि स्टीम आपकी जाएगी कहां से, बिकॉज रिएक्टर वो कंडेंस होकर आगे पानी में कन्वर्ट हो गई है, तो स्टीम को कभी जगह ही नहीं मिलेगी आगे जाने के लिए. इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा
कि जो स्टीम होती है वो हमेशा रिएक्टर के टॉप से दी जाती है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, स्टीम इज ऑलवेज प्रोवाइडेड फ्रॉम द रिएक्टर टॉप। नेक्स्ट, व्हाई अदर यूटिलिटीज एक्सेप्ट स्टीम आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द रिएक्टर बॉटम। फ्रेंड्स, स्टीम को छोड़ के बाकी सारी भी यूटिलिटीज जो भी होती हैं वो रिएक्टर के बॉटम से क्यों दी जाती हैं? फ्रेंड्स, अगर बाकी कोई भी किसी भी यूटिलिटी को हम रिएक्टर के टॉप से देंगे तो होगा क्या, आपकी वो यूटिलिटी आपके रिएक्टर में इन करेगी और विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स आपकी वो रिएक्टर की यूटिलिटी को खाली करते हुए, रिएक्टर की जैकेट को खाली करते हुए बाहर निकल जाएगी। इस छोटे से टाइम पीरियड में हम उसके अंदर जो भी एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे और उससे सफिशिएंट हम एनर्जी ले भी नहीं पाएंगे, उससे पहले ही वो आपके जैकेट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जब आप किसी भी यूटिलिटी को रिएक्टर के टॉप से एंटर करते हो तो अंदर एक चीज रहती है, रेसिडेंस टाइम। ये वो टाइम रहता है जिसमें वो पर्टिकुलर यूटिलिटी एक हमारे जैकेट के अंदर रहती है। वो जो आपका रेसिडेंस टाइम है वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो हम उससे होने वाला हीट ट्रांसफर जो भी होता है, हीट ट्रांसफर जो भी है वो हम उससे ले ही नहीं पाएंगे, उसके टेम्परेचर की वजह से होने वाला हीट ट्रांसफर हमें मिल ही नहीं पाएगा, बिकॉज वो आपके रिएक्टर के जैकेट में एंटर की और तुरंत बाहर निकल गई। इस वजह से हम उसको रिएक्टर के बॉटम से हमेशा डालते हैं ताकि वो आपके धीरे 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 पूरे जैकेट को भरते हुए वो आपका रिएक्टर के टॉप से एग्जिट करेगी, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम रेसिडेंस टाइम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यूटिलिटीज को हमेशा रिएक्टर के बॉटम से डाला जाता है ताकि हमें मैक्सिमम रेसिडेंस टाइम मिले और हम मैक्सिमम हीट ट्रांसफर उस यूटिलिटी से ले सकें। नेक्स्ट फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है कि कभी भी हम जब किसी भी रिएक्टर से ट्रांसफर लेते हैं तो हम उसका वेंट वाल्व क्यों खुला रखते हैं, और जिस रिएक्टर या फिर जिस भी वेसल में हम ट्रांसफर ले रहे हैं उसका भी वेंट वाल्व क्यों खोलते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, जो भी खाली स्पेस है उसमें आपकी एयर होती है। तो जिस भी मटेरियल को आप, मान लीजिए जिस वेसल से आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें आप बेसिकली अपने जो मटेरियल है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप उससे अपना मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, तो उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होगा। तो अगर आप वेंट वाल्व नहीं खोलेंगे तो मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि आपका जो भी है वैक्यूम की वजह से वो वेसल आपका पिचक सकता है, इसलिए हमेशा वेंट वाल्व ओपन होना चाहिए। और फ्रेंड, जिस भी रिएक्टर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें बेसिकली आपका लिक्विड या फिर जो भी मटेरियल आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो एंटर कर रहा है, तो उसमें वो एयर को रिप्लेस करेगा, बिकॉज वहां पे आपका लिक्विड आ रहा है। तो जब वो आपकी एयर को रिप्लेस करेगा तो इन दैट केस आपका जो भी एयर है वो कहीं तो निकलनी चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्टर आपका प्रेशराइज हो सकता है और प्रेशराइज होने की वजह से फट सकता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, जहां पे भी वो मटेरियल जा रहा है उसका वेंट वॉल और जहां से आप ट्रांसफरिंग ले रहे हैं, इन दोनों के वेंट वॉल्स हमेशा ओपन होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली यूटिलिटी, स्टीम। फ्रेंड्स, जो स्टीम होती है इसको बेसिकली रिएक्टर के जैकेट में यूज करते हैं फॉर हीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स, हमें जो भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस चाहिए होती हैं वो बेसिकली हम स्टीम की हेल्प से आपका डिजायर्ड टेम्परेचर हम इजिली मेंटेन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्टीम को बेसिकली हम प्रेफर करते हैं फॉर मेंटेनिंग अ टेम्परेचर अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज 45 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, इधर इवन 50 डिग्री तक का टेम्परेचर हम हॉट वाटर की हेल्प से भी इजिली मेंटेन कर लेते हैं। सो बेसिकली हम 45 या फिर इससे हायर टेम्परेचर्स में ही हम स्टीम के केस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम इसके दूसरे एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, पावर जनरेशन के लिए, टरबाइंस में, आपका स्टीम जेट इजेक्टर में वैक्यूम बनाने के लिए, डिचोकिंग करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, स्टेरिलाइजेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, और आपका डिस्टिलेशन टावर्स की कैटल में एज ए यूटिलिटी, और जो वेंट लाइन से उनमें पर्जिंग में, इन सारी की सारी चीजों में फ्रेंड्स स्टीम का बेसिकली यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको स्टीम का यूज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली हम बात करते हैं पावर। फ्रेंड्स, पावर की रिक्वायरमेंट बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में हर जगह होती है। लाइक आपका, आप रिएक्टर की बात करते हैं तो रिएक्टर के एजिटेटर को रोटेट करने के लिए उसके मोटर को आपको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। आपको मटेरियल से एक जगह से दूसरी जगह पंप करने हैं तो सारे पंप्स को आपको उसके मूवमेंट करवाने के लिए आपको उसकी मोटर्स को पावर का कनेक्शन देना पड़ेगा। तो पावर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल यूटिलिटीज जिसके बिना कोई भी केमिकल प्लांट ऑपरेट कर ही नहीं सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है कूलिंग वाटर। फ्रेंड्स, कूलिंग वाटर को बेसिकली कूलिंग या फिर हीटिंग के लिए रिएक्टर की जैकेट में यूज किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपको जो टेम्परेचर है वो आपको जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आसपास में चाहिए रहता है तो बेसिकली हम इसको जैकेट में यूज करते हैं। फ्रेंड्स,
ये आपका हीटिंग भी कर सकता है, कूलिंग भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन की कंडीशंस कैसी हैं, उसके हिसाब से ये दोनों तरीके का रोल प्ले कर सकता है। अदर एप्लीकेशंस में फ्रेंड्स इसको कंडेंसर में यूज किया जाता है फॉर कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट कूलिंग वाटर को वॉशिंग के लिए काफी जगह पे यूज किया जाता है। कुछ केसेस में इट इज इवन यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, पानी आपका रॉ मटेरियल के जैसे भी यूज होता है। स्टीम के प्रोडक्शन के लिए इसको बॉयलर्स में यूज किया जाता है, और फायर को बुझाने के लिए फायर हाइड्रेंट में बेसिकली आपका कूलिंग वाटर ही यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कूलिंग वाटर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेसिकली चिल्ड वाटर की। फ्रेंड्स, चिल्ड वाटर को बेसिकली यूज किया जाता है फॉर कूलिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट इन रिएक्टर जैकेट। फ्रेंड्स, इसका जो टेम्परेचर है वो बेसिकली हम 4 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में मेंटेन करते हैं, बट ये जो रेंज है ये आपको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती हुई दिखाई देगी, बिकॉज चिल्ड वाटर मीन्स आपका जो भी वाटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से नीचे है, लाइक आपका 35 डिग्री से नीचे का जो भी वाटर रहता है उसको बेसिकली हम चिल्ड वाटर मान के चलते हैं, और ये आपका हर एक इंडस्ट्री अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टेम्परेचर मेंटेन करती है। इसके अदर एप्लीकेशंस की हम बात करें तो फ्रेंड्स, इट इज यूज्ड इन कंडेंसर्स फॉर कूलिंग। इसको कुछ वेसल्स की जैकेट में यूज किया जाता है फॉर रिड्यूसिंग सॉल्वेंट लॉसेस एंड फॉर रिक्वायर्ड इन सम वैक्यूम पंप्स ऑल्सो। फ्रेंड्स, अगर अब हम बात करते हैं बेसिकली चिल्ड ब्राइन की। फ्रेंड्स, चिल्ड ब्राइन को बेसिकली यूज किया जाता है चिलिंग के लिए एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स इन रिएक्टर जैकेट। फ्रेंड्स, इसको बेसिकली हम निगेटिव साइड में जब हमें टेम्परेचर चाहिए रहता है तब हम चिल्ड ब्राइन को यूज करते हैं। इसमें बेसिकली हम -25 से -1 डिग्री का टेम्परेचर लेके चलते हैं। ये भी रेंज आपकी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री फ्रेंड्स वेरी करती रहती है। फ्रेंड्स, इसके अदर एप्लीकेशंस में इट इज यूज्ड फॉर कंडेंसर्स में कूलिंग के लिए एंड इन द जैकेट ऑफ फ्यू वेसल्स, जहां पे आपके बेसिकली आपके हाईली वोलेटाइल सॉल्वेंट्स स्टोर रहते हैं, वहां पे सॉल्वेंट लॉसेस को बचाने के लिए हम चिल्ड ब्राइन आपकी यूज करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूटिलिटी है मेरी हॉट वाटर। फ्रेंड्स, हॉट वाटर को बेसिकली यूज किया जाता है रिएक्टर की जैकेट में फॉर मेंटेनिंग द प्रोसेस कंडीशंस एज पर डिजायर्ड। फ्रेंड्स, इसको बेसिकली प्रेफर किया जाता है फॉर हैविंग अ टेम्परेचर, अगर आपका कहीं रिएक्शन कंडीशंस में 35 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में आपको टेम्परेचर्स मेंटेन करना है, तो वहां पे बेसिकली हम हॉट वाटर को प्रेफर करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रेंज है 35 से 50 डिग्री, ये बेसिकली इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपकी वेरी करती रहती है। हॉट वाटर का टेम्परेचर आपका अलग अलग जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। इसके अदर एप्लीकेशंस में फ्रेंड्स, हम इसको यूज कर सकते हैं आपका डीचोकिंग के लिए, इवन इक्विपमेंट्स की वॉशिंग तक के लिए हॉट वाटर को हम एज ए यूटिलिटी यूज करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी यूटिलिटी आती है आपकी नाइट्रोजन गैस। फ्रेंड्स, नाइट्रोजन गैस को बेसिकली, नाइट्रोजन हमारी एक इनर्ट गैस होती है, तो ऐसी कोई भी जगह जहां पे हमारे फायर पकड़ने के चांसेस होते हैं वहां पे बेसिकली एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस की कॉन्टिन्यूअस पर्जिंग रखते हैं। फ्रेंड्स, इवन काफी केसेस में आपका जहां पे फायर होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं वहां पे रिएक्टर्स में बैच की ट्रांसफरिंग के लिए तक हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इसको मॉलिक्यूलर सीव जो ड्रायर्स होते हैं उनमें भी आपको नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स, इसके बाद में आपका जो आपने ग्लास लाइन रिएक्टर देखे होंगे, इनके ऊपर जो रिएक्टर के ऊपर आपकी मैकेनिकल सील लगी रहती है, उसकी कूलिंग के लिए जो ऑयल के पॉट्स होते हैं उन पे भी पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए बेसिकली हम नाइट्रोजन गैस का ही यूज करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट यूटिलिटी है बेसिकली एयर। फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट एयर का यूज बेसिकली हर एक ऑटोमेटेड प्लांट में हर कंट्रोल वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये यूटिलिटी हमारे लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, बिकॉज इसके फेलियर से आपके सारे कंट्रोल वॉल्व्स फेल हो सकते हैं और आपका प्लांट ऑपरेट नहीं हो पाएगा। आफ्टर दैट फॉर क्लीनिंग एरिया भी इसका यूज किया जाता है। न्यूमेटिक सिस्टम्स काफी सारे लगे रहते हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट एयर की हेल्प से ही ऑपरेट होते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको किसी रिएक्टर में न्यूमेटिक टेस्टिंग लेना है तो उसके भी लिए आप एयर का ही यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अब बेसिकली हम बात करते हैं हॉट ऑयल की। फ्रेंड्स, हॉट ऑयल को एज ए यूटिलिटी रिएक्टर्स की जैकेट में यूज किया जाता है। दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर मेंटेनिंग हायर टेम्परेचर्स, मीन्स अबव आपका 200 डिग्री 300 डिग्री। बट फ्रेंड्स, इनको बेसिकली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हम एज ए यूटिलिटी वाटर नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज कई केमिकल्स हमारे ऐसे रहते हैं जो वाटर के साथ में काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कर सकते हैं और इवन एक्सप्लोजन या फिर रनअवे रिएक्शन तक जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इन दैट केस हमारे पास में ऑप्शन बनता है हॉट ऑयल का। सो फ्रेंड्स, हॉट ऑयल के बेसिकली एडवांटेजेस क्या रहते हैं? हॉट ऑयल डजंट कॉज कोरोजन।
जो थर्मल ऑयल सिस्टम्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर केमिकल रेगुलेशंस, इसमें किसी भी तरीके का केमिकल ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि हमें पानी के केस में करना पड़ता है। थर्ड वन इज, आपको अगर स्टीम चाहिए तो आपको बेसिकली बॉयलर लगाना पड़ेगा जो आपका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ऑपरेट करता है, जो काफी ज्यादा अनसेफ होता है। सो इन दैट केस हॉट ऑयल इज अ बेटर ऑप्शन। आफ्टर दैट आपको अगर हॉट ऑयल से रिलेटेड कोई भी सिस्टम ऑपरेट करना है तो किसी लाइसेंस्ड बॉयलर ऑपरेटर की जरूरत नहीं रहती है। एंड द फिफ्थ वन इज हॉट ऑयल हीटिंग इज सेफर देन स्टीम, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपका जो मीन्स पानी है वो मटेरियल के साथ में काफी ज्यादा रिएक्टिव करके रनअवे रिएक्शन करवा सकता है इन दैट केस। सो फ्रेंड्स, होप आपको हॉट ऑयल एज ए यूटिलिटी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल रिएक्टर्स जो हमारे होते हैं उनमें बेसिकली कितने तरीके की जैकेट्स होती हैं और हर एक तरीके की जैकेट का बेसिकली क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।